अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 2025 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और हर एमसीक्यू समझेंगे कि इसका सही ऑप्शन ये क्यों है। फॉर नेसेसिटीज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि अगर प्राइस के चेंज होने को क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्स करती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंज आए यानी क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज, ठीक है, वो बराबर हो चेंज इन प्राइस के, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अगर प्राइस के चेंज को क्वांटिटी डिमांडेड कम रिस्पॉन्स करती है तो वो इलास्टिसिटी होती है फिर लेस देन 1, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स करती है यानी कि प्राइस में ज़रा सा चेंज आया और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रिस्पॉन्स करे तो फिर वो होता है मोर देन 1। ठीक है, तो अगर लेस देन 1 है तो मैंने आपको बताया कि अगर ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी हो सकती है और इलास्टिसिटी मोर देन 1 भी हो सकती है। कब? जब अगर प्राइस के चेंज यानी प्राइस में थोड़ा चेंज आए और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रिस्पॉन्स करे तो हम बोलेंगे ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और लेकिन अगर प्राइस का चेंज ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती तो फिर इसका मतलब ईडी लेस देन 1 है। ओके, तो अभी यहाँ पर बात हो रही है नेसेसिटी गुड्स की। नेसेसिटी गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जो कि हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो नेसेसिटी गुड्स के लिए इलास्टिसिटी जो होती है वो हम, क्योंकि नेसेसिटी गुड्स को बहुत आराम से हम छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पर अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा नहीं कम कर सकते। हमने वो चीज़ खरीदनी है हमारे, क्योंकि इस्तेमाल की नेसेसिटी है, ज़रूरत है, तो हम उस चीज़ को फिर भी परचेज करते हैं। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी फॉर नेसेसिटी गुड्स हमेशा क्या होगी? लेस देन 1। प्राइस का चेंज भले से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जैसे अभी हम रिसेंट सिचुएशन की बात करें तो पेट्रोल ऑलमोस्ट डबल हो गया, लेकिन क्या हम प्राइस जो है उसके, क्या हम उसकी क्वांटिटी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल क्या है? एक नेसेसिटी है। इसी तरीके से अगर हम जो वीट खाते हैं, ठीक है, गंदम, तो गंदम के प्राइस अगर बिल्कुल डबल हो जाए तो हम उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो नेसेसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है? वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली टैक्स होल्डर से कलेक्ट किया जाता है। यानी कि सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो सेल्स टैक्स वो टैक्स है जो कि आपकी इनकम के ऊपर लगता है। तो सेल्स टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं होता। सेल्स टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेल्स टैक्स जो हम देते हैं वो कमोडिटीज जब हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर देते हैं, हर बंदा दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी भी जो है वो क्या है? हम कोई, अगर हम कोई चीज़ परचेज करेंगे किसी दूसरी कंट्री से लेकर आएंगे तो उस दौरान इंपोर्ट प्रोसेस में हम कस्टम ड्यूटी देते हैं, हम वो कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी भी तब देंगे हम जब हम कोई गुड्स खरीद रहे होंगे। तो ये तमाम टैक्सेस हम अपनी इनकम के ऊपर डायरेक्टली नहीं देते हैं, ये बल्कि उन गुड्स के ऊपर दिया जाता है जो कि हम परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये आपकी इनकम के ऊपर लगता है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। बाकी ये सारे टैक्सेस जो दिए हुए सारे ही इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली आपकी इनकम कैसे लेना देना नहीं है। आपकी इनकम कुछ भी हो, लेकिन आपने अगर वो गुड्स खरीदा तो आप ये तमाम टैक्सेस देंगे, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, अब एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस कैनन्स ऑफ। एडम स्मिथ ने किस चीज़ के कैनन्स दिए? तो हमने टैक्सेशन के कैनन्स, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशंस पढ़े थे, बहुत सारे टैक्सेशंस के प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो उस टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स में से एडम स्मिथ ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि आपके पास 4 प्रिंसिपल जो हैं वो एडम स्मिथ ने दिए थे। तो एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के टैक्सेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि होने चाहिए? कोई अच्छा टैक्स सिस्टम अगर होगा तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 4। ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम असल में वो एक्चुअल अमाउंट होता है जो कि किसी भी हाउस होल्ड के पास बचता है जिससे वो कंजम्पशन करे या सेविंग करे। ठीक है, जिसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को डीपीआई भी कहते हैं। तो डीपीआई का मतलब यही होता है कि हमारी जो पर्सनल इनकम होती है, पर्सनल इनकम, उसमें से हम डायरेक्ट टैक्स माइनस करवाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स माइनस जब हो जाएगा पर्सनल इनकम में से तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आएगी। यानी कि अगर किसी इंसान की 5 लाख रुपीज़ सैलरी है, ठीक है, उस सैलरी में से अगर उसका 30,000 टैक्स डिडक्ट हो जाता है, मंथ में जब सैलरी आती है तो टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो 4,70,000 जो अमाउंट बचता है वो उसका असल में डीपीआई है। डिस्पोजेबल पर्सन इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक ही बात है। ठीक है, तो वो असल में अब इस 4,70,000 को वो यूटिलाइज करेगा, अब उसकी कंजम्पशन करे या सेविंग करे। एमसीक्यूज नंबर 5, दिस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई कर्व। डिमांड एंड सप्लाई कर्व के जरिए हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के क्या प्राइस रखे जाएं, क्योंकि यूटिलिटी का ताल्लुक इससे नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब ये है कि हमें किसी गुड्स को कंज्यूम करें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। रेवेन्यू का भी इससे लिंक नहीं है। रेवेन्यू तो तब होगा जब हमारे प्रोडक्ट किसी प्राइस के ऊपर सेल होगा और जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उससे फिर उसका रेवेन्यू देखा जाएगा। कॉस्ट का भी डिमांड और सप्लाई से लेना देना नहीं है। लेकिन प्राइस जब हम
ने एक डिमांड स्केड्यूल, डिमांड का ग्राफ बनाया था और सप्लाई का, और देखते थे हम वो पॉइंट जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई इंटरसेक्ट करते थे, दोनों एक दूसरे के बराबर होते थे, तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस होते थे वो कहलाते थे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जिस पॉइंट के ऊपर इक्वल होते हैं, उस प्राइस के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस होते हैं हम उसको सेट रखते हैं, ठीक है, ताकि ना मार्केट के अंदर सरप्लस हो ना शॉर्टेज हो। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल गुड्स आर रिकॉर्डेड इन। फिजिकल गुड्स, अगर सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात करें तो वो कहलाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात होती है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात है और सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात है। जबकि नॉन फिजिकल गुड्स के अंदर फिर सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ओवरऑल आपकी फिजिकल गुड्स और नॉन फिजिकल गुड्स और इवन कैपिटल ट्रांसफर, ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ ऑप्शन है। मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बताया जिसके अंदर सिर्फ फिजिकल गुड्स यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगे। इसके अलावा टैक्सेशन पॉलिसी यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि नहीं है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये भी एक ऑप्शन नहीं है सही, यहाँ पर ये ऑप्शन का कोई लिंक नहीं बन रहा, ठीक है। एट सैचुरेशन पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर, सैचुरेशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर और की जो है वो कोई जगह नहीं है, कुछ एडिशनल की कोई जगह बचती नहीं है। हम अगर ऐसी कोई मार्केट होती है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सेलर मौजूद है तो हम बोलते हैं बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ की कंजम्पशन करते हैं और जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर आपको लगता है कि यार बस अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए, तो वो पॉइंट कहलाएगा सैचुरेशन पॉइंट। यानी सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर, यानी आप अगर पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हैं कि बस इतना पी लिया, आपने एक गिलास पानी पी लिया, उस पॉइंट के ऊपर आप गिलास रख देंगे, तो इसका मतलब आप वो उस सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं। और उस वक्त आपको फिर उस पानी के पीने से आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आपकी उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। तो वो पॉइंट जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूनिट से जो हमें यूटिलिटी हासिल होती है वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए वो पॉइंट कहलाता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट, और उसके ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, ठीक है। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8। होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स का मतलब है एक जैसे। तो एक जैसे गुड्स अगर होते हैं तो एक जैसे गुड्स किस मार्केट के अंदर होते हैं, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर नहीं होते। हमने इसको पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन वो सब लोग एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं एक शुगर की मार्केट है जहाँ पर सारे लोग शुगर बेच रहे हैं लेकिन सभी तो एक जैसे शुगर बेच रहे हैं, तो वो मार्केट कहलाती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। वहाँ पर फिर प्राइस भी जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। प्राइस भी इंडस्ट्री डिसाइड करती है, और प्राइस होते भी सारे सबके सेम है, और प्रोडक्ट भी क्या होता है, सेम होता है, प्राइस भी सेम है, और प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है, फर्म खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करती, गुड्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 9। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ ऊपर ही पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी के वक्त, यहाँ हमने ऊपर पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने आपको समझाया यूटिलिटी यही है कि हम जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस समय क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो हम जब गुड्स इस्तेमाल करते हैं कोई भी, तो हमें उससे क्या मिलता है, यूटिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को यूटिलिटी कहा जाता है कि हम जब भी कोई गुड्स इस्तेमाल करें तो हमें उससे एक फ़ायदा मिलता है। हम अगर खाना खाते हैं तो हमारी भूख जो है वो खत्म होती है, हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास खत्म होती है, तो वो हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी। इसी तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हम फायदा हासिल करते हैं उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। एमसीक्यूज नंबर 10। दिस इज नॉट अ मैचिंग पेयर। ये मैचिंग पेयर नहीं है। चलें हम पढ़ते हैं। देखिए लेबर जो होता है, लेबर को वेजेस ही मिलती हैं, तो लेबर और वेजेस मैचिंग पेयर है। लैंड ओनर को रेंट मिलता है तो ये भी मैचिंग पेयर है। जो भी बंदा कैपिटल लगाता है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी मैचिंग पेयर तो है। ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैचिंग पेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट होता है, तो इन्होंने हमसे यही पूछा था कि कौन सा मैचिंग पेयर नहीं है, तो नहीं कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्ट। एमसीक्यूज नंबर 11। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट अंडर दिस। टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा इसके अंदर। अब देखिए हमने ऊपर बात करी कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर क्या होता है कि सबके प्राइस सेम होते हैं। तो जब हर यूनिट के प्राइस सेम है, यानी कि 1 kg शुगर अगर 100 रुपीज़ की है, ठीक है, 100 रुपीज़ की है, तो 2 kg कितने की होगी, 200 की होगी, ठीक है। यानी 5 kg कितने की होगी, 5 kg सिंपल 500 की होगी। तो इसका एवरेज तो फिर वही आएगा। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा एट द कांस्टेंट रेट। मतलब टोटल रेवेन्यू कैसे है, 1 kg पर 100, 2 kg पर 200, 3 kg पे 300 और 4 kg पे 400। तो हर यूनिट सेल करते हुए हमारा रेवेन्यू उतने ही अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ 50 kg पे क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 5000। तो 50 kg पे हमारा रेवेन्यू हो गया 5000, ठीक है। इसका मतलब सेम, यानी कि कॉन्स्टेंटली हमारा टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, क्योंकि प्राइस सेम है।
जबकि हम यहाँ पर बाकी मार्केट्स यहाँ देखें, ग्रेन मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप जितने स्टॉक लेंगे आपका रेवेन्यू या आपका प्रॉफिट उस लिहाज से ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे, और हमने पढ़ी भी यहाँ पर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं, जहाँ पर हमें कोई एंट्री और एग्जिट में भी कोई इशू नहीं होता, कोई भी उस मार्केट के अंदर आ सकता है और कोई भी उससे जा सकता है, और वहाँ पर प्राइस डिसाइड करती है इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन, दोबारा परफेक्ट कंपटीशन की बात आ गई। प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू सॉरी, हैव द रिलेशन। मार्जिनल रेवेन्यू का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है? तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि प्राइस क्योंकि 100 है, तो जब आपने पहला केजी यानी फर्स्ट केजी ऑफ शुगर सेल करा तो 100 आया। जब आप सेकंड केजी शुगर सेल करेंगे तब भी आपके पास 100 आएंगे। तो अगर हम बोलें 2 केजी का क्या हो गया, 200, ओके। तो इसका मतलब प्राइस, ओके। प्राइस क्या है? प्राइस ही हमने पहले डिसाइड करें कि प्राइस है क्या इसके, 100 पर केजी, तो 100 प्राइस है। और आपका मार्जिनल रेवेन्यू हर एडिशनल यूनिट पर जो आप रेवेन्यू कमाते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल मीन्स एडिशनल यूनिट सेल करके, यानी एक नया यूनिट सेल करके आपको जो रेवेन्यू हासिल हो रहा होता है हम उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप जितने भी यूनिट इसके सेल करते रहेंगे हर किसी का आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। इसका मतलब प्राइस जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि तमाम प्रोडक्ट जो होते हैं क्योंकि उनके गुड्स एक ही होते हैं, एक जैसे होते हैं, और इसका मतलब उनके प्राइस भी सेम होते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि प्राइस ज़्यादा होते हैं मार्जिनल रेवेन्यू से, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे देखें, प्राइस इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी नहीं होता, और लिखा हुआ है यहाँ प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 13, अ बिजनेस साइकिल कंटेन द नंबर ऑफ फेजेस। बिजनेस साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं? तो बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले पीक होता है, फिर उसके बाद जो है वो रिसेशन होता है, फिर उसके बाद डिप्रेशन होता है, और फिर उसके बाद रिकवरी होती है। तो हमने बिजनेस साइकिल का ग्राफ भी देखा था, ये पीक है, इसके बाद रिसेशन है, फिर उसके बाद ये डिप्रेशन है, और फिर यहाँ से दोबारा रिकवरी है। तो ये पीक हो गया, फिर ये रिसेशन हो गया, और ये रिकवरी हो गई, और ये डिप्रेशन है, ठीक है। तो 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। एमसीक्यूज नंबर 14, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द कंट्री। मनी सप्लाई कौन करता है किसी भी कंट्री में? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप कोई भी करेंसी का नोट देखेंगे उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होगा कि मनी सप्लाई करते हैं। तो स्टेट बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक नॉर्मली जो आपको बैंक दिखते हैं, जैसे कि कोई भी बैंक, मिजान बैंक है या बैंक अल हबीब है, तो वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। वो लोग कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई नहीं करते, मनी को रेगुलेट नहीं करते। लास्ट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। परचेजिंग पावर कब डिक्रीज होती है? तो ये वो पीरियड है जब हमारी मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्फ्लेशन जब आता है, इन्फ्लेशन का मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो जब महंगाई होती है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ अभी थोड़े टाइम पहले हम 250 रुपीज़ में 250 रुपीज़ के अंदर 1 लीटर पेट्रोल ले सकते थे हम, ठीक है। अब 250 रुपीज़ के अंदर क्या 1 लीटर आएगा? नहीं आएगा, 1 लीटर से कम आएगा, सपोज 0.65 लीटर जाएगा किसमें? 250 में। तो आपके प्राइस अमाउंट तो आपके पास वही है, लेकिन उस अमाउंट से अब 1 केजी 1 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा, बल्कि वो कितना आ रहा है? 0.65 लीटर्स। इसका मतलब अब इस 250 में वो पावर नहीं है कि जिससे वो 1 लीटर पेट्रोल परचेज कर सकें। तो इन्फ्लेशन के वक्त यानी महंगाई के वक्त हमारी मनी की जो परचेजिंग पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि डिफ्लेशन का मतलब ये है कि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी।